तो दोस्तों, आज एक जादुई परी और दीपक के संघर्ष भरे जीवन के कहानी दिखाऊंगी। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नालायक दिन भर घर में पड़ा रहता है। इतनी बार बोला है कि कुछ काम धंधा सीख ले तो नहीं। अगर कोई काम सीख लिया तो 4 पैसे तो घर में आएंगे, लेकिन वो तो तुझे बुरा लगेगा। दीपक की माँ दीपक पे चिल्लाए जा रही थी। पैसा के अभाव से दीपक 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाया। कुछ मासूम सपने आंखों में ही मर गए। बाप का 24 घंटा पीकर पड़ा रहना। ऐसे में पुष्पा क्या करती? वह तो अपना गुस्सा बेटे पे ही निकालती। माँ, मेरे उम्र के बच्चे को मैंने कहाँ काम करते हुए देखा है। मेरी उम्र के बच्चे तो सिर्फ पढ़ते हुए और खेलते हुए ही दिखते हैं। पुष्पा रोने लगी। वह जानती थी कि वह अपने बेटे पे अत्याचार कर रही है, लेकिन वह बेचारी क्या ही करती। बिना पैसे के 4 बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल था, ऊपर से पियक्कड़ पति। मैं भी गुस्से में तुझे क्या क्या बोल जाती हूँ। चला, मैंने सत्तू घोल के रखा है, सत्तू पी ले। सत्तू? छी, मुझे तो इसके नाम से ही उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। मुझे नहीं पीना है सत्तू वत्तू। माँ, रोटी सब्जी बना दो ना। तभी बराबर में पड़ा हुआ उसका बाप गजेंद्र बोला, अरे बड़े नवाब जादू है तुम्हें सत्तू नहीं पीना। गर्मी में सत्तू पीने से लू नहीं लगती। एह, आए बड़े रोटी सब्जी खाने वाले। वाह रे हरामखोर, सारे इसी घर में पैदा होने थे। पुष्पा, तू अगर सारे बच्चों को लेकर भीख भी माने ना तो दिन के 400 रुपये तो कमा ही लेगी। कैसे आदमी हो आप? अपने बीवी बच्चों से भीख मंगवाना चाहते हो? इससे पहले कि मुझे भीख मांगना पड़े, मैं अपने चारों बच्चों को लेकर जहर खा लूँगी, मगर भीख नहीं मांगूंगी। हाँ, कही देती हूँ। पुष्पा की समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। दीपक 13 साल का था। बाकी बच्चे दीपक से छोटे थे। वह उनका पेट कैसे पालती? उनका खाने के लिए तरसना उससे देखा नहीं जा रहा था। भरी गर्मियों के दिन थे। पुष्पा अपने हाथ से अपने बच्ची को हवा कर रही थी। गर्मी के मारे छोटी बेटी चुनिया को हैजा हो गया। जब खाने को पैसे नहीं थे तो दवाई के पैसे कहाँ से आते? आंखों में आंसू भरते हुए पुष्पा बोली, भगवान, ये तेरी कैसी कठोर परीक्षा है। मेरे नज़रों के सामने मेरे बच्चे मर रहे हैं। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। तभी दीपक आया और अपनी माँ से कहा, माँ, रोती क्यों हो? तुमने कहा था ना कि मैं कोई काम ढूंढ लूँ, तो मैंने काम ढूंढ लिया है। कल से मैं मंगत हलवाई के दुकान पर बर्तन मांजने का काम किया करूँगा। पुष्पा की आंखें खुशी से चमकने लगी, मानो कि उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने चहकते हुए पूछा, पगार कितनी है? 1000 रुपये महीना, और साथ में खाने को भी। दीपक अगले दिन से ही मंगत हलवाई के दुकान पे जाने लगा। दीपक वहाँ पूरे दिन बर्तन मांजता और रात में बचा कुचा खाना घर लेकर आता। इसी तरह 7 महीने बीत गया। दीपक ऐसे ही काम करता रहा। धीरे धीरे वह हलवाई से खाना बनाना भी सीखने लगा। ऐसे ही दिन गुजरता गया। एक दिन मंगत हलवाई ने पूछा, दीपक, मेरे तिजोरी में 6000 रुपये रखे थे, तूने निकाले हैं क्या? कैसी बात करते हो काका? मैंने आपके पैसे नहीं निकाले हैं। आज तक मैंने क्या खोटा पैसा भी उठाया है क्या? एक बार बावर्ची बाबा से पूछो ना, क्योंकि दुकान की साफ सफाई और खाना बनाने का काम तो वही करते हैं।
रमेश ने ही बताया है, पैसे तूने ही निकाला है। मैंने तेरी माँ को बुलावा भेजा है, वो आती ही होगी। सुनो दीपक की माँ, तुम्हारे बेटे ने मेरी तिजोरी पे हाथ मारा है। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं इसको कुछ नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला देता। जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ। आज के बाद ये मेरे यहाँ काम नहीं करेगा। नहीं लाला, मेरा बेटा कभी भी चोरी नहीं कर सकता। मुझे पूरा भरोसा है। काम से निकालना है तो वैसे ही निकाल दो, लेकिन मेरे बेटे पे चोरी का इल्ज़ाम मत लगाओ। तुम अब यहाँ से इसको ले जाओ, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इससे पहले कि शोर शराबा होता, पुष्पा दीपक की हाथ पकड़ के घर लेकर आ गई और रोने लगी। माँ, मैंने चोरी नहीं की। तुम क्यों रो रही हो? हाँ, मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की है। चोरी तो भगवान ने की है, हमारी खुशियों की। सब कुछ छीन लिया, कुछ भी बाकी नहीं बचा। दीपक भी रोते रोते सो गया। उसने रात में एक सपना देखा कि वह एक कुआं में गिर गया और कुआं में एक गुफा था, जिसमें से निकल के वह बाहर निकल गया। वहाँ वह देखता है कि ये एक बहुत बड़ा बर्फ का घर है और उस घर में एक जादुई परी बैठी हुई है और वह उस बर्फ के घर में जाकर बड़ी कढ़ाई में खाना बना रहा था। दीपक बहुत गहरी नींद में था, लेकिन पुष्पा को रात में नींद नहीं आई। वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी। बच्चों को लेकर कुएं में गिरा देती हूँ और बाद में खुद भी गिर जाऊंगी। सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, ना हम रहेंगे ना भूख। कहते हैं मरने के बाद सब स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में सब सुख सुविधाएं रहती हैं, तो हम यहाँ पे दुख क्यों भोगे? पुष्पा ने दीपक को जगाया और कहा, दीपक, अपनी छोटी बहन को गोद में उठा ले, हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। दीपक की माँ रात में चारों बच्चों को लेकर घने जंगल में चली गई। वहाँ पे एक कुआं दिखाई दिया तो वह रुक गए। दीपक ने बोला, माँ, ये कुआं तो मैंने सपने में देखा था, जिसमें परी रहती है और बर्फ का घर भी है, और मैं उसमें खाना भी बना रहा था। पुष्पा को लगा कि मौत ने उसके बेटे को पहले ही आभास करवा दिया है। वह रोते हुए बोली, हाँ, इसमें परियां रहती हैं, हम सब इसके अंदर चलेंगे। वहाँ हमें खूब अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और कपड़े भी। सब मेरे साथ इसमें चलोगे ना? हाँ माँ, हम सब चलते हैं, नहीं तो फिर से सत्तू खाना पड़ेगा। पुष्पा ने आंखें बंद की और अपने सबसे छोटी बेटी को कुआं में डाल दिया। फिर दूसरी को फेंका, फिर तीसरी को। अब पुष्पा की बारी थी। माँ, मुझे जाने दो, आप बाद में आना। आपने सुना ना, वह तीनों कितना चीखती हुए गई है। पुष्पा ने जैसे यह बातें सुनी, उसकी रुलाई छूट गई। पुष्पा ने देखा कि उनके चारे बच्चों को एक परी लेकर कुएं के ऊपर खड़ी है और उसके बच्चे को जरा भी खरोच नहीं आई और वह चारों बच्चे मुस्कुरा रहे थे। अरे, तुम चारों बिल्कुल ठीक हो? यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा कौन करता है पुष्पा? बुरे समय में आखिर अपने बच्चों को कौन कुएं में माँ गिराती है? इतनी कमज़ोर मत बनो, हालातों से संघर्ष करना सीखो। तुम तो माँ हो और माँ पूरे ब्रह्मांड से लड़ सकती है, तो यह गरीबी क्या चीज़ है? आप वही बर्फ के घर में रहने वाली परी हो ना? माँ, ये वही परी हैं जिनके बर्फ के घर में मैं खाना बना रहा था। परी, आप मेरे लिए बर्फ का घर बना सकती है? मुझे बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है। मैं अपने बर्फ के घर में खाना बनाकर बेचा करूँगा, फिर हमारी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।
तुम लोगों के दुख ने मुझे परीलोक से इस नर्क में आने के लिए मजबूर कर दिया है। अब तुम्हारे दिन समझ लो कि बदल गए। तुम लोग घर जाओ। वहीं मैंने दीपक के लिए एक बर्फ का घर बना दिया है। वह कभी नहीं पिघलेगा। तुम उसमें अपना ढाबा बनाना, मगर साथ में पढ़ाई भी करना। इतना कहकर परी गायब हो गई और जब वह लोग घर पहुँचे तब वह लोग बर्फ का घर देखकर बहुत ही खुश हुए। बाहर की तरह दीपक ने उसमें अपना ढाबा बना लिया। सुबह जब लोग उठे और उन्होंने जब बर्फ का घर देखा तो वह लोग चौंक गए। उस दिन से दीपक ने उस बर्फ के घर में काम करना शुरू कर दिया। लोग गर्मी में उसके घर में सब लोग खींचे चले आने लगे। उसकी खूब बिक्री होने लगी। धीरे धीरे उसका बाप भी सुधरने लगा। वह अब उनके बर्फ के ढाबे में मदद करने लगा था। गर्मी में उनके जीवन में बर्फ के घर ने बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने परेशानियों से हार नहीं मानना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। दुख सुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन उसमें हमको समझदारी से रहना पड़ता है और धीरज रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी कार्टून कहानियाँ में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कार्टून वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। अनुष्का की सास लीला किचन में जोर जोर से बर्तन पटक रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जितनी तेज गुस्सा आ रही थी उतने ही तेज बर्तनों की आवाज हो रही थी। क्या मनीष, आपकी मम्मी तो सोने भी नहीं देती है। लेकिन मनीष वहाँ होता तो सुनता ना। वह तो कब का ऑफिस चला गया था। लीला ने उसे चाय, नाश्ता, टिफिन सब बनाकर दे दिया था, लेकिन अनुष्का महारानी की नींद अभी तक नहीं खुली। इसी बात का गुस्सा लीला बर्तनों पर उतार रही थी। काम हो जाने के बाद अनुष्का उठी और किचन में आकर अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाते हुए अनुष्का अपने सास से पूछी, मम्मी जी, मैं आपके लिए भी चाय बना दूँ? लीला गुस्से में बोली, मैं दोपहर में चाय नहीं पीती। हमें तो मायके में ये सिखाया गया था, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तब चूल्हे चौके के पास जाना चाहिए। लेकिन आजकल तो तुम्हें क्या ही कहूँ बहू, घड़ी देखो, 10:30 बज चुके हैं। मम्मी जी, आप भी क्या बातें करती हो? 10:30 बजे क्या दोपहर हो जाती है? बस सिर में दर्द था, इसीलिए देर से आँख खुली। लगता है घर जाना पड़ेगा। घर क्यों जाना है तुम्हें? मम्मी जी, बताया ना कि सिर में दर्द है। वहाँ हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे दवाई लूँगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ? सिर के दर्द के लिए मायके जाओगी? सिर के दर्द के लिए फैमिली डॉक्टर? क्या यहाँ डॉक्टर नहीं है? हम तो कितने हॉस्पिटल में घूम आए, लेकिन हमारा कोई फैमिली डॉक्टर नहीं हुआ। रुको, मैं दर्द की दवा देती हूँ। नो मम्मी जी, अगर गलती से आपके दवा से साइड इफ़ेक्ट हो गया तो, और एक्सपायरी डेट हुआ तो? नहीं नहीं, मैं अपने बॉडी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। अनुष्का चाय पीने के बाद अपने मायके चली गई। लीला ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। हे भगवान, मुझे कैसी बहू मिली है। 2 दिन होते नहीं कि मायके चली जाती है। मनीष भी बहू को कुछ नहीं कहता है।
मैं अगर कही तो सब लोग यही कहेंगे, 4 दिन बहू आई नहीं, जीना मुहाल कर दिया। 3 दिन बाद। बहू, कल घर में सत्यनारायण जी की पूजा है, जल्दी सुबह उठकर नहा लेना, पूजा की तैयारी करनी है। मम्मी जी, पूजा का दिन रखने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। कल मेरी भाभी मायके जा रही है, मेरी माँ घर पे अकेली है, मुझे तो उनके पास जाना है। पंडित जी ने कल का ही दिन रखा है। अगर तुम्हारी माँ घर पे अकेली है तो उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? ठीक है, नहीं जाती हूँ, रहने देती हूँ मम्मी को घर पे अकेले। अकेले रहने से ज़्यादा तो ज़्यादा बीपी ही बढ़ जाएगा। खैर, कोई बात नहीं, मैं पूजा में बैठूंगी। लीला परेशान होके सोचने लगी। अरे, अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो लोग मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे कि मैंने बहू को मायके जाने से रोक लिया। अरे, तुम मायके चली जाओ बहू, पूजा मैं देख लूंगी। अनुष्का अगले दिन ही सुबह मायके चली गई। लीला बहुत दुखी थी कि बहू जरा जरा सी बात के लिए मायके चली जाती है, ऐसे कैसे होगा। गर्मियों के दिन थे, पसीना सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। रसोई में जाने के नाम से ही अनुष्का की हालत खराब हो जाती थी। गर्मी से बचने के लिए वह मनीष से बोली। देखो ना मनीष, कितनी गर्मी है, गर्मी से एकदम हालत खराब है। हाँ, वो तो है। हाँ, वो तो है का क्या मतलब, इतनी गर्मी में खाना नहीं बन पाता, चक्कर आने लगते हैं। सोच रही हूँ जब तक थोड़ा मौसम ठीक हो जाता मैं मम्मी के घर चली जाती हूँ। अरे अनुष्का, ये कोई 1 दिन 2 दिन की बात तो नहीं है, पूरे 5 महीने गर्मी रहेंगे। तो क्या तुम 5 महीने अपने घर रहोगी? अरे वहाँ मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, भाभी सारा काम करती है। मैं तो खाने के बाद अपने बर्तन भी नहीं उठाती, मज़े से लेटी रहती हूँ। मुझे रेस्ट मिल जाएगा, प्लीज़ भेज दो ना। मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, तुम मम्मी से बात करो, नहीं तो बाद में मम्मी मुझे ही सुनाएंगी। अब अनुष्का मम्मी जी से कैसे बात करे। लीला दरवाजे के पास खड़ी थी, उसने सब कुछ सुन लिया था। इस बार उसने भी सोच लिया था, इस बार कुछ भी हो जाए लेकिन वह बहू को मायके नहीं जाने देगी। आखिरकार वह अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी। लगता है किसी दिन बहू को अच्छे से समझाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर लीला ने अपने आप को शांत किया और अनुष्का को समझाते हुए बोली। बहू, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारे मायके जाने से मैं तुम्हें नहीं रोक रही, लेकिन वहाँ इतनी जल्दी जल्दी जाने से तुम्हारी इमेज कम हो जाएगी। तुम्हारी भाभी तुमसे अगुता जाएंगी बेटा, और एक दिन सारा संबंध खत्म कर लेंगी। मम्मी जी, सब आपको अपने जैसे लगते हैं, मेरी भाभी ऐसी नहीं है, वह बहुत अच्छी हैं। कुछ दिनों बाद अनुष्का अपने मायके पहुंच गई। अनुष्का को देखते ही उसकी भाभी शीतल की तेवरी चढ़ गई और वह बोली। दीदी, इतनी गर्मियों में भी आप चैन से नहीं बैठती, कभी इधर कभी उधर। मुझसे तो इतनी धूप में घर से बाहर भी ना निकला जाए। भाभी, आपने तो आते ही भाषण सुना दिए, लस्सी पानी कुछ नहीं पूछा। आज दही जमा नहीं है, दूध शाम को आएगा। अनुष्का को आज अपनी खातिरदारी ना देख बहुत ही अजीब सा लगा। शाम होने की थी, शीतल अभी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। अनुष्का अपनी माँ दयावंती से बोली। माँ, भाभी आज कुछ बदली बदली सी लग रही हैं, कुछ बात हुई है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, पूरा दिन काम करके थक जाती है बेचारी, सोच रही हूँ उसके लिए कोई काम वाली रख लूँ।
मम्मी, तुम काम वाली रखोगी तो भाभी पूरे दिन क्या करेंगी? पूरे दिन पलंग ही तोड़ेंगी। उनसे जितना काम करवाओगी उतना ही ठीक रहेगा। कम से कम आपको आराम तो मिलेगा। अरे बहुत से काम है उसे, और तुम आ जाती हो तो बहुत काम बढ़ जाता है उसका। भला तुम्हें ये वो क्या कुछ करने देती है? तुम्हें जूठे बर्तन भी नहीं उठाने देती। वह बहू है इस घर की, वह नहीं करेंगी तो कौन करेगा? लगता है आप भाभी को सिर पे चढ़ाती जा रही हो। कहीं ऐसा न हो आपको पछताना पड़े। चुप करो अनुष्का, चुप करो बस। बहू ने अगर सुन लिया तो खामों का कलेश हो जाएगा। वह मेरी सारी ज़रूरतें पूरा करती है, मेरी सेवा करती है। उसके खिलाफ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वह दोनों अनजान थे कि शीतल खिड़की के साइड से सारी बातें सुन रही है। शीतल को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह बोली, दीदी, मुझे तो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन चुप भी नहीं रहा जा रहा है। सोच कर देखो, अगर मैं भी तुम्हारी तरह रोज मायके में पड़ी रहूं तो तुम्हारी मम्मी का क्या होगा? कौन तुम्हारे यहाँ आने पर तुम्हारी सेवा करेगा? तुम तो मम्मी जी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। ठीक है, मैं भी गर्मियाँ अपने मम्मी के पास गुजार के आती हूँ। तब तक तुम ही मम्मी जी को संभाल लेना। हाँ। बात बढ़ती जा रही थी। शीतल गुस्से में थी। तभी उनकी बातें सुनता हुआ कपिल बाथरूम से बाहर निकला। वह बोला, अनुष्का, तुम मेरी बहन हो। शीतल मेरी पत्नी है, जो मेरे घर को सजो के रखती है और हमारे परिवार को बांध के रखती है। अगर इसके खिलाफ कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो बातें तुम मम्मी से कह रही थी, अगर वैसे ही बातें तुम्हारे सास से करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? 2 दिन में अकल ठिकाने लग जाएगा। यहाँ जहर घोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ और जाके अपना घर देखो, समझी? आज यह सब बातें सुनकर अनुष्का की आंखें भर आई। लेकिन बुरा तो बहुत लगा, लेकिन यह सच था। आज उसने अपने आप को बहू के रूप में देखा तो उसे अपने अंदर बहुत कमियां नजर आई। मम्मी, भैया, भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपने ससुराल वालों को नहीं समझ पाई। मैं उस घर की लक्ष्मी हूँ, उस घर को मेरी ज़रूरत है। मैं जाती हूँ, फिर कभी नहीं आऊँगी मायके। बेटी, तुम्हारा जब मन करे तुम घर पे आ जाना, लेकिन आना तभी जब कोई तुम्हें बुलाए। बिना बुलाए तो दुश्मन भी कहीं किसी के घर नहीं जाता। मैं समझ गई हूँ माँ, अब मैं अपने घर जाती हूँ। उसके बाद अनुष्का ने अपने मायके का मोह त्याग कर अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाली। दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी से क्या सीख मिलता है? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं कैसा बना के लाऊं वो भी ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताना मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मुर्गी चोर सास बहू की कहानी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। जमनापुर गांव में राजवंती और राजबाला 2 सास बहू रहती थी। उन दोनों को चिकन की दावत उड़ाने का बहुत ही शौक था। वह दोनों हमेशा चिकन के ही सपने देखा करती थी। बहू, मेरे से तो लौकी, भिंडी, गोभी, आलू ये खाया ही नहीं जाता है। मन तो चिकन खाने को तड़पस। मन तो हमरा भी कछु कछु यही है सासू अम्मा।
चिकन के जायके को मन बड़ा ही तड़पत है। ये आलू भालू बैगन वैगन भला कोई खाने की चीज है? राजबाला ये कह ही रही होती है, तभी राजवंती का बेटा मनोहर आ जाता है और पूछता है, अरे माँ, खाने में क्या बनाया है? देसी वाला मोटा चिकन बनाया है, खाएगा के? माँ, जो भी बना है दे दो, बस खाकर खेत पर चला जाऊंगा। बहुत जोर की भूख लगी है। राजवंती और राजबाला को जितना चिकन खाने का चाव था, मनोहर को उतना ही साग सब्जियां खाने का चाव था। वह साग सब्जियां खाकर मस्त रहता था और अपने खेतों में मन लगाकर काम करता था। अरे वाह, आलू बैगन और फिर भिंडी की सब्जी खाकर तो मजा ही आ गया। अब खेत पे जाता हूँ। मेरा खसमा पिछला जन्म में जरूर भैंसा रहा होगा, तभी तो घास पात खाई के मस्त रहता है। पर हम सास बहू तो शेरनी है, शेरनी। हमें तो रोज चिकन खाने में मजा आवे से। मर जाए सासू माँ, आपने तो हमारे मुंह का बात ही छीन लिया। एक दिन मनोहर दोपहर तक खेत जोतकर बाजार जाता है और वहाँ से कुछ सब्जियाँ लेकर आता है और घर आकर कहता है, सुनो राजबाला, मैं बाजार से ये कुछ साग सब्जियां लेकर आया हूँ। कौन सी सब्जियाँ लेकर आए हो पति परमेश्वर जी, जरा बताई तो दो। लौकी, करेला, बैगन, गोभी, पालक लेकर आया हूँ। यह सुनते ही राजबाला चौंक सी जाती है और अपनी सास राजवंती को पुकारने लगती है। सासू जी, ओए सासू माँ जी, जरा इधर तो पधारिए। के हुआ बहू, आसमान से बिजली टूट पड़ी के? ऐसे क्यों चीख रहीस? सासू माँ, ई मनोहर साग सब्जियाँ लेकर आए हैं ना, इसीलिए चीख रही हूँ। अरे क्या चिकन नहीं लाया क्या? नहीं माँ, मैं तो लौकी, पालक, करेला, बैगन और गोभी लेकर आया हूँ। अरे कमबख्त, इसके जगह चिकन नहीं ला सकता था के? यह सुनकर के मनोहर कहता है, पर परसों ही तो चिकन लेकर आया था। परसों लाया था तो क्या हमारे पे एहसान कर दिया क्या? जा, आज भी चिकन लेकर आ जा। वो देसी वाला चिकन लेकर आना मनोहर जी, ऊ को खाई के मजा आ जाइत है। मनोहर पूछता है कि अब इन सब्जियों का क्या करूं? अरे गधे, करना क्या है, जाके बैलों के सामने डाल दे। राजवंती और राजबाला को रोज रोज चिकन खाने की लत थी। बेचारा मनोहर एक गरीब किसान था। पत्नी और माँ को चिकन खिलाने के चक्कर में कर्ज पे कर्ज लेने को मजबूर था। लाला, कुछ पैसे चाहिए। अरे भैया, मुरली वाले की जय। बोल, क्यों बे, तू रोज रोज कर्ज मांगने को क्यों आ जाता है? किसी बुरी लत का शिकार तो नहीं हो गया? यह सुनकर मनोहर भावुक हो जाता है और लाला को अपने घर की समस्या बताते हुए कहता है, वो बात लाला ये है कि मेरी घरवाली और मेरी माँ को रोज चिकन खाने को चाहिए। साग सब्जी देखकर तो उन्हें उल्टियाँ आने लगती है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे तो कर्ज क्यों लेता है, सीधे सीधे मुझसे चिकन बुक करना। मैं कुछ समझा नहीं लाला। देख, मैंने खेत में ढेर सारी मुर्गे पाल रखे हैं। तू रोज चिकन ले और फसल पे हिसाब कर देना। मनोहर को लाला की बात पसंद आती है। इस वजह से भी राजवंती और राजबाला को रोज चिकन मिलने लगता है। मगर कुछ दिन बाद जब फसल उठती है तो बेचारा मनोहर सिर पकड़ के बैठ जाता है और लाला के घर जाता है और लाला से कहता है, क्या लाला, चिकन के बदले मेरी सारी फसल चली जाएगी?
और नहीं तो क्या, जानता भी है तेरी माँ और तेरी पत्नी मेरे मुर्गी फार्म के 400 मुर्गी हजम कर चुकी हैं। खाली हाथ घर आता है तो राजवंती कहती है, बेटा फसल नहीं लाया के? सब अनाज मंडी में बेच आए हैं के? क्यों मनोहर जी, क्या हम झूठ बोला? हाँ झूठ बोला। इस बार का अनाज तुम्हारे चिकन पार्टी का भेंट चढ़ गया। लाला उठा ले गया सारा अनाज। और खाओ देसी मुर्गा। यह तो बहुत बुरा हुआ रे। अब साल भर हम क्या खाएंगे बेटा? अब चिकन खाना, मोटा मोटा देसी मुर्गा खाना। अनाज खाकर करोगे ही क्या? यह सुनकर राजबाला चुप नहीं रह पाती और बोलती है, माना हम सास बहू शेरनियाँ हैं, पर इतना भी शेरनियाँ नहीं मनोहर जी कि 2 रोटियों के बगैर मुर्गा खाई जाए। बहू ठीक बोल रहीस बेटा। बहुत हो गया माँ। आज के बाद मैं चिकन कभी नहीं लाऊंगा। खाना है तो साग सब्जी खाना। यह कहकर मनोहर चला जाता है और एक किसान से उधार लेकर घर में अनाज तो रख देता है, मगर घर में मुर्गा कभी नहीं लाता। बेचारी मुर्गे के मारे राजवंती और राजबाला कुछ दिन तो सब्र करती हैं, लेकिन फिर वह रह नहीं पाती तो मुर्गा चोरी करने का प्लान बनाती हैं। बहू बहुत दिनों से मुर्गा पार्टी नहीं हुई, क्यों ना आज हो ही जाए? पर सासू माँ, वो मुर्गा कहाँ से आएगा? अरे मेरे गांव में मुर्गा के कमी से के कहीं से भी मुर्गा चुरा लावेंगे। क्यों, है ना एकदम से गुड आइडिया? ये तो सच में गुड आइडिया है सासू माँ। रोज रात को मुर्गा मसाला खाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस दिन के बाद दोनों सास बहू गांव में मुर्गे के तलाश में निकलती और जहां भी मुर्गा देखती उसे दबोच लेती और फिर रात को मुर्गा बनाती और चटकारे ले लेकर खाती। राजबाला बोली, सच्ची में सासू माँ, मुर्गा तो एकदम धांसू बना है। खाई के मजा आ गया। सच्ची में अब तो रोज ऐसे ही चिकन खाएंगे, चटकारा ले लेंगे। चोरी का मुर्गा खाने में तो आनंद ही कुछ और है। सच्ची में बोलत है सासू माँ, हमारा तो बस मसाला लगत है, मुर्गा तो किसी और का लगत है ना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मनोहर की माँ और पत्नी दोनों कहीं से भी मुर्गा चुरा लाती और उसे रात में बनाकर खा लेती, पर कहते हैं ना, 100 दिन चोर के 1 दिन साह का। एक दिन सास बहू लाला के मुर्गे फार्म से मुर्गा चुराने की सोचती हैं। सुना है सासू माँ, लाला के फार्म पे बहुत ही अच्छे अच्छे और तगड़े तगड़े मुर्गे हैं। चलो ना सासू माँ, आज रात 2-4 मुर्गा चुरा ही लेते हैं। यह प्लान करके सास और बहू दिन रहता है तो सो जाती हैं, उसके बाद रात में उठकर वह दोनों चोरी करने के लिए जाती हैं। राजबाला आश्चर्य से बोलती है, यहाँ तो एक से बढ़ के एक पहलवान मुर्गा है सासू माँ। फिर सासू माँ बोलती है, अरे तुझे क्या मुर्गों की पहलवानी देखनी है? जल्दी से उठा, काख में दबा और भाग। मौके का फायदा उठा, फायदा। यह कहते ही दोनों मुर्गा काख में दबा के भागती हैं, पर जैसे ही वह भागती हैं तो मुर्गा शोर मचाना शुरू कर देते हैं और मुर्गों का शोर सुन फार्म के कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। इस भाग दौड़ में मुर्गे तो उनसे बच जाते हैं, लेकिन वह कुत्तों से नहीं बचती। कुत्ते उन्हें काट खाते हैं। वह बेचारी दर्द से चीखते चिल्लाते हुए घर पहुंचती हैं। घर आकर राजबाला अपने सास से कहती है,
कान पकड़ते हैं सासू माँ। आज से हमने चिकन खाना छोड़ दिया ही समझो। मुर्गा चुराने में बहुत ही रिस्क है। बात तो तेरी सही है बहू। पता नहीं अब कुत्तों के काटने पर कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। भगवान का शुक्र बच तो गई हम। इस हादसे के बाद सास बहू मुर्गा खाना छोड़ ही देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है और हमें चोरी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।